जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा इस बार सुल्ताना डाकू के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जिसे रॉबिन हुड और गरीबों का प्यारा कह के याद किया जाता है, जो उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से पंजाब तक अंग्रेजों को लूट कर गरीबों में बांट देता रहा। सुल्ताना डाकू की कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो आने की जानकारी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव ईमेल कर सकते हैं। सुल्ताना डाकू वह एक डाकू था, परंतु कोटद्वार के निकट के शहर नजीबाबाद क्षेत्र के लोग उसकी पूजा करते हैं। उसने हमेशा ही महिलाओं का सम्मान किया। वह मात्र 30 साल की उम्र में ही चला गया था। 1920 के दौर में वह गरीबों का मसीहा बनकर उभरा था। यह भी जानने लायक है कि जिस सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए अंग्रेज पुलिस अफसर फ्रेडी यंग ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वही उसकी कहानी सुनकर उसकी जान बचाने का प्रयत्न करने में लग गया था। वास्तव में गुलामी के दौर में सुल्ताना अंग्रेजों से अपने तरीके से लड़ रहा था। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक माय इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रॉबिन हुड में सुल्तानी की मौत के बाद उसे याद करते हुए लिखा कि एक डाकू के तौर पर अपने पूरे जीवन में सुल्ताना ने किसी गरीब आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उससे चंदा मांगा गया उसने कभी इनकार नहीं किया, और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा उसने कुछ सामान का हमेशा 2 गुना दाम चुकाया। वे गए आगे लिखते हैं कि मैं चाह सकता था कि न्याय की यह मांग न हो कि उसे बेड़ियां पहनाते हुए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए और उन लोगों के माखौल का पात्र बनाया जाए जो उसके जीते जी उसके नाम से थर्राते थे। मैं यह भी चाह सकता था कि सिर्फ इस आधार पर उसे थोड़ी कम कठोर सजा दी जाए कि उस पर पैदा होते ही अपराधी का ठप्पा लग गया था और उसे पूरा मौका नहीं दिया गया। यह भी कि जब उसके हाथ में ताकत थी उसने गरीबों को कभी नहीं सताया। जब बरगद के एक पेड़ के पास मेरी उससे मुलाकात हुई, उसने मेरी और मेरे साथियों की जान बख्श दी थी। और आखिर में इस बात के लिए कि जब वह फ्रेडी से मुलाकात करने गया तो उसके हाथों में चाकू या रिवॉल्वर नहीं था, बल्कि एक तरबूज था। सुल्ताना डाकू को जिम कॉर्बेट ने इसलिए रॉबिन हुड की संज्ञा दी कि वह भी अमीरों व अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटकर गरीबों में बांट देता था। अमीरों का माल लूटना और गरीबों के में बांटने के कारण ही 14वीं शताब्दी के नायक रॉबिन हुड को याद किया जाता है। वह अपने साथियों के साथ ब्रिटेन के काउंटी नॉटिंघमशायर में शेरवुड के जंगलों में रहता था, और रॉबिन हुड को लेकर कई उपन्यास लिखे गए और कई फिल्में बनी। सुल्ताना डाकू की कहानी भी लगभग ऐसी ही है। उसने अंग्रेजों को लूटकर उनकी नाक में दम कर रखा था, अपना सामान लूटकर गरीबों में बांट देता था। सुल्ताना डाकू की लोकप्रियता का अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है कि उसकी बहादुरी, दिलेरी और गरीबों की मदद से प्रभावित होकर एक अंग्रेज युवा महिला उससे प्यार करने लगी थी। सुल्ताना पर भी कई फिल्में बनी व कुछ पुस्तकें भी लिखी गई। आप कभी कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच यात्रा करें तो एक पुराना किला अवश्य दिखेगा। इसे सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता है। मैं अपने गांव से देहरादून और दिल्ली आते जाते हुए कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच यात्रा करते हुए हमेशा इस किले की एक झलक पाने का प्रयास करता रहा हूं। यह किला लगभग 400 वर्ष पहले रोहिला सरदार नवाब नजीबुद्दौला ने बनाया था। आज इस किले के अवशेष बचे हैं। सुल्ताना ने इसे अपना ठिकाना बनाया था, इसलिए इसे सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता है। इसे प्राचीन पत्थरगढ़ किला भी कहते हैं। बात अंग्रेज राज में 20वीं सदी की प्रारंभ की है। सुल्ताना का जन्म उत्तर प्रदेश के भातु कबीले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के लखनऊ कार्यालय की एक पुरानी फाइल डाकू सुल्ताना के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है। इस फाइल के अनुसार सुल्ताना डाकू मुरादाबाद के हरथला गांव का निवासी था। वह 70 साल की उम्र में ही डकैत बन गया था।
22 साल की उम्र में उसका इतना खौफ हो गया था कि उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते थे। स्थानीय लोगों में उसका बहुत बड़ा सम्मान था, यानी वह आम लोगों के लिए रॉबिन हुड था। सुल्ताना स्वयं को महान देशभक्त राणा प्रताप का वंशज मानता था। भातू समाज सदियों से उत्तर प्रदेश के बिजनौर मुरादाबाद इलाके में रहता है। यह एक घुमंतू और बंजारा समाज है। भातू समाज अपने को मेवाड़ के महाराजा राणा प्रताप का वंशज मानते हैं। इनका मानना है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी युद्ध के बाद भातू समाज के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। सुल्ताना महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानता था, पिता तुल्य मानता था, और वह अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने अपने घोड़े का नाम चेतक और कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। यह उपाधि तब अंग्रेज सरकार अपने वफादार भारतीयों को देती थी। सुल्ताना डाकू के बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत कम जानकारी मिलती है। उसका पूरा नाम सुल्तान सिंह था। सुल्तान नाम होने से कुछ इतिहासकारों में उसके धर्म को लेकर मतभेद है और उसे कुछ लोग मुसलमान बता देते हैं, परंतु प्रमाण इस बात के अधिक को हिंदू था। एक तो यह कि भातू समाज से हुआ था और यह समाज हिंदू धर्म को मानता रहा है। इसके अलावा राणा प्रताप के प्रति उसका सम्मान इसका दूसरा प्रमाण है। सुल्ताना गरीब परिवार से था और लगातार शोषण के से उसे डकैती का रास्ता अपना लिया था। दरअसल अंग्रेजों ने भातू समाज को अपराधी जाति घोषित किया हुआ था। अंग्रेज इस समाज की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते थे। सुल्ताना का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए उसकी माँ और दादा ने उसे नजीबाबाद के किला स्थित मुक्ति फौज यानी साल्वेशन आर्मी कैंप में भेज दिया था। साल्वेशन आर्मी कैंप में घुमंतू परिवारों के बच्चों को रखा जाता था ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। इस तरह का कैंप सबसे पहले 1898 में इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। इस कैंप में सुल्ताना और उसके साथियों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने का भी प्रयास किया गया था, परंतु इसमें अंग्रेज पादरियों को सफलता नहीं मिल पाई और अंततः सुल्ताना वहां से भाग गया था। और इसके बाद ही आपराधिक जीवन प्रारंभ हुआ। शुरू में वह चोरियां करता था, किंतु बाद में अंग्रेजों के खजाने लूटने लगा। वह निडर था, बहादुर था, निर्भीक था। कहा जाता है कि सुल्ताना अपने मुंह में भी चाकू छिपा सकता था और समय आने पर उसका इस्तेमाल भी कर सकता था। अंग्रेजों के शोषण व अत्याचारों के देखते हुए वह सुल्ताना डाकू बन गया था। वह गरीब लोगों को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाना चाहता था। इसके लिए गरीब लोग भी उसका साथ देने लगे थे। वह अंग्रेजों के खजाने लूटता और गरीबों में बांट देता। उसके गिरोह में लगभग 100 डकैत होते थे। उसे लेकर यह भी कहा जाता है कि वह पहले सूचना देता था और फिर डकैती डालता था। सुल्ताना गुलामी के दौर में अंग्रेजों से त्रस्त लोगों के लिए एक नायक के रूप में उभरा था। अंग्रेजों की संपत्ति लूटकर गरीबों में बांट देने से उसके चाहने वाले बहुत हो गए थे, इसलिए अंग्रेज भी उसे लंबे समय तक पकड़ नहीं पाए। यह विचारणीय प्रश्न है कि सुल्ताना भी वही कार्य कर रहा था जो कि अन्य देशभक्त भारत को अंग्रेजों के चंगुल से निकालने के लिए कर रहे थे। सुल्ताना डाकू को वही लोग पसंद नहीं थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। गरीब लोगों का शोषण करने वालों को भी सुल्ताना लूट लेता था, इसलिए वह अपने कार्यों को सही ठहराता था। अंग्रेज अधिकारी भी उससे खौफ पाते थे। भारत को आजाद करवाने के लिए बहुत से नायकों ने अपना बलिदान दिया था। इसी तरह के नायकों में शामिल सुल्ताना अपने तरीके से अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहा था। सुल्ताना की एक प्रेम कहानी भी थी। कहते हैं कि एक गोरी महिला को सुल्ताना से प्यार हो गया था। सुल्ताना छोटे कद का सांवले रंग का व्यक्ति था, फिर भी उसे पाने के लिए एक अंग्रेज महिला ने कई प्रयास किए। उसे सुल्ताना के सामने अपने प्यार का इजहार भी किया था। यह भी कहा जाता है कि उसने उस महिला का अपहरण कर लिया था। बाद में उस महिला का नाम पुतलीबाई पड़ गया। वैसे अंग्रेजों के उसे प्यार के जाल में फंसाकर पकड़ना भी उसे चाहा था, परंतु इस काम के लिए जिस अंग्रेज महिला को लगाया गया था उसे सचमुच में सुल्ताना से प्यार हो गया था। सुल्ताना ने अंतिम समय में नजीबाबाद क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाया था। यह उत्तराखंड के कोटद्वार के निकट का कस्बा है। तब देहरादून और नैनीताल जाने के लिए जो रास्ता नजीबाबाद से होकर जाता था और उधर से जाने वाले समरे अंग्रेजों और अमीरों को लूट दिया जाता था। उसने धीरे धीरे माल गाड़ियों को भी लूटना शुरू कर दिया और सुल्ताना का खौफ धीरे धीरे इतना फैलता चला गया कि अंग्रेज उससे थर थर कांपते थे। यह भी कहा जाता है कि लूट करने के बाद वह माता को पशु बलि भी चढ़ाता था।
और वह आज का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसी के जंगलों में वह अपना ठिकाना छुपने के लिए बनाता था, या वह जो नजीबाबाद का किला है उसको भी उसने अपना ठिकाना बनाया था। सुल्ताना के आतंक से निजात पाने के लिए अंग्रेजों ने 300 लोगों की टीम बनाई थी। ये 300 जवान आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थे और इनमें 50 घुड़सवारों का एक दस्ता भी था। फिर भी सुल्ताना को वे पकड़ नहीं पा सके। इसके बाद टिहरी रियासत के राजा के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए कुशल और बहादुर अफसर फ्रेडी यंग को इंग्लैंड से बुलाया। फ्रेडी यंग का नाम सुल्ताना के साथ भी इतिहास में दर्ज हो गया। लंबे संघर्ष के बाद फ्रेडी ने सुल्ताना को सफलता पाई थी उसको पकड़ने में। दूसरी ओर उसने सुल्ताना की मौत के बाद उसके बेटे और उसकी पत्नी की सहायता भी की। वह अपने आप में एक मिसाल है, उदाहरण है। सुल्ताना को कैसे पकड़ा गया इसकी भी दिलचस्प कहानी है। फ्रेडी यंग ने भारत पहुंचकर सुल्ताना की सभी वारदातों का विस्तार से अध्ययन किया। फ्रेडी यंग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके जासूसों का जाल है, जो पुलिस में भी फैला हुआ था। इसमें मनोहर लाल नाम का एक पुलिस अधिकारी भी था जो सुल्ताना का खास आदमी था। वह हर सूचना सुल्ताना तक पहले ही पहुंचा देता था। फ्रेडी यंग ने मनोहर लाल का दूसरे क्षेत्र में तबादला कर दिया। इसके बाद वह सुल्ताना के एक विश्वसनीय मुंशी अब्दुल रज्जाक को अपने साथ मिलाने में सफल हो गया। वह नजीबाबाद का रहने वाला था। फ्रेडी यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार के बीच ताबड़तोड़ 14 बार छापेमारी की। उसी दौर सुल्ताना ने खड़क सिंह नाम के एक जमींदार को लूट लिया था। इस पर खड़क सिंह अंग्रेजों से मिल गया। यह भी कहा जाता है कि सुल्ताना के गिरोह के ही तुलाराम भी जो है एक फ्रेडी यंग से मिल गया था। फ्रेडी यंग को जिम कॉर्बेट और खड़क सिंह ने सुल्ताना को ढूंढने में सहायता की। इस तरह अपनों के धोखे के कारण अंततः 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया था। सुल्ताना के साथ उसके साथी पीताम्बर, नरसिंह, बलदेव और भूरे आदि भी पकड़े गए थे। इन सभी को हल्द्वानी जेल में बंद कर दिया गया। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चला गया। इस मुकदमे को नैनीताल गन केस के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा सुनाई। 7 अप्रैल 1924 को सुल्ताना और उसके 15 साथियों को आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। अंग्रेजों ने सुल्ताना और उसके साथियों के अलावा उसकी मदद करने वाले परिवारों को काला पानी की सजा दे दी थी। इस तरह से भारत का जो रॉबिन हुड था सुल्ताना डाकू, उसका अंत हो गया। सुल्ताना को फांसी पर लटकाया गया तो वह 30 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाया था। सुल्ताना को तो फांसी हो गई, परंतु उसे पकड़कर सजा दिलाने वाले फ्रेडी यंग को बहुत दुख हुआ था। फ्रेडी यंग को प्रमोशन भी मिला, परंतु वह खुश नहीं था, बहुत दुखी था। वह सुल्ताना को बचा नहीं पाया था। वह चाहता था कि सुल्ताना को वह बचा ले। जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि समाज मांग करता है कि उसे अपराधियों से बचाया जाए, और सुल्ताना एक अपराधी था। उस पर देश के कानून के मुताबिक मुकदमा चला, उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी दी गई। जो भी हो, इस छोटे से आदमी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, जिसने 3 साल तक सरकार की ताकत का मुकाबला किया और जेल की कोठरी में अपने व्यवहार से पहरेदारों का दिल जीता था। जिम कॉर्बेट ने यह भी लिखा था कि जब सुल्ताना पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उसकी दोस्ती फ्रेडी यंग से हो गई थी। फ्रेडी यंग सुल्ताना की कहानी से इतना प्रभावित हो गया कि उसने सुल्ताना को क्षमा करने के लिए अर्जी तैयार करने में मदद की थी, परंतु वह अर्जी रद्द कर दी गई थी। सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से अपने 7 साल के बेटे को उच्च शिक्षा दिलाने का आग्रह किया था। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की इच्छा का सम्मान किया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को तो बचा नहीं पाया, परंतु उससे किया हुआ वादा उसने उम्र भर निभाया। सुल्ताना के बेटे को पढ़ने के लिए उसने इंग्लैंड भेजा। उसके पिता के नाम के कारण उसे कोई परेशानी न हो, इसके लिए उसने उसका अपना नाम भी उसे दिया था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुल्ताना का बेटा भारत वापस आया और ICS परीक्षा पास करने के बाद पुलिस का बड़ा अफसर बनकर इंस्पेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ था। सुल्ताना अपने जीवन काल में एक मिथक बन गया था। बाद में सुल्ताना डाकू पर नौटंकी और नाटक खेले गए और देश विदेश में फिल्में भी बनाई गई थी। साहित्यकारों और लेखकों को भी सुल्ताना पर अपनी कलम चलानी पड़ी थी और उन्हें चलाई भी। तो यह थी सुल्ताना डाकू की कहानी।
यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कर लेना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज चैनल को भी देखते रहना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।